चौथा भी आ जाओ। कितने रूट हो गए पहले बताओ, अभी तक दो ही हुए, ब्रॉडली कितने रूट हुए, दो। अब मैं तीसरे पे आ रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, तीसरे में तो एक बड़ा अच्छा है, होल्ड द इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। ये कौन सा मोड है, डीमैट मोड, डिपॉजिटरी मोड। आप बताइए डीमैट मोड में क्या करते हैं, कुछ नहीं, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज पर आप शेयर्स खरीद लेते हैं। ऑनलाइन आप कहां से शेयर्स खरीद लेते हैं, स्टॉक। अरे स्टॉक एक्सचेंज से तुमने शेयर खरीदा तो किसी ने बेचा होगा ना, और है तो कंपनी का ही शेयर। तो जब भी तुम शेयर खरीदोगे तुम्हारा नाम कहां चढ़ जाएगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे पुराने का नाम कटेगा, तुम्हारा नाम चढ़ेगा, यू विल बिकम द मेंबर, यू विल बिकम द मेंबर। तो सब मिला के ब्रॉडली 3 रूट है, और अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 6। कैसे 6 गिना, समझ में आ गया। तो बताओ अगर तुम जहां पे भी लिखे हो ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ऐसे इधर तुमने ब्रॉडली लिखा होगा 3, ऐसे लिखा होगा 3, ऐसे 3, और इधर क्या लिख दो 6। 6 हुआ ना, 6 हुआ ना, 4 4 5 6 ही तो हुआ, 6 हुआ ना। गिन लो, खुद से भी गिन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में 4 है, और एक इधर है और एक इधर, सब मिला के 6 नहीं हो गया यार। तो सुनो इधर देखो, अगर मेरे से कोई पूछे ना तो मैं इस मोड को ही डेफिनेशन बना दूंगा। मैं बोलता हूं कैसे, इधर देखिए, मेंबर मीन्स अ पर्सन हु बिकम्स द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी। हो गया नंबर 1, ठीक है। मेंबर मीन्स अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर द शेयर्स एंड कंपनी अलॉट द शेयर्स, ठीक है। मेंबर मीन्स अ पर्सन इन whom favor the share transfer has been made. मेंबर मीन्स अ पर्सन इन whose favor, है ना, ट्रांसमिशन इज मेड, है ना। और एक था स्टॉपल वाला, और उसके बाद लास्ट में मेंबर मीन्स अ पर्सन हु बाइज द शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज डीमैट मोड। तो देखिए 6 मोड हैं, और 6 मोड में जो जाएगा वो मेंबर ही तो बनेगा। तो अगर मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता ना मेंबर का, तो मैं मेंबर मीन्स अ पर्सन लिख के 6 मोड लिख देता। हो गया आंसर, याद रहेगा नहीं याद रहेगा। ट्रांसमिशन नहीं पढ़ा तुमने, ट्रांसमिशन, अच्छा कोई बात, ट्रांसमिशन चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पहले बताओ, नहीं पढ़ा ना। तो मेरी बात को सुनो, ट्रांसमिशन चैप्टर जब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं शॉर्टकट में बोल दूंगा तुम्हें दुख हो जाए। अब जैसे मैं बता रहा हूं, मैं बोल दूं कोई आदमी मरता है ना, तो उसका शेयर उसके बेटे को मिल जाता है, तो इसको ट्रांसमिशन कहते हैं, है ना। इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट तुमको मिलेंगे ट्रांसमिशन जब पढ़ोगे तब। चलिए आगे चलें। अच्छा एक इतना कहानी पढ़ते हुए एक चीज तो भूल ही गए, सेक्शन का नंबर तो बोला ही नहीं हमने। बताओ सेक्शन 2 क्लॉज 55, थोड़ा याद रखना। तो मुझे लगता है एकदम सारा क्लियर हो गया, याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख। तो बताइए तुमसे पूछता हूं, मेंबर कितने रूट से बन सकते हो, 6, ब्रॉडली 6, नहीं ब्रॉडली 3, और अगर पूरा देखें तो 6, और वही डेफिनेशन बन गया। वो 6 रूट लिखोगे, मेंबर मीन्स अ पर्सन हु, मेंबर मीन्स अ पर्सन हु, मेंबर मीन्स अ पर्सन हु, टेक्स द रूट, टेक्स द रूट, टेक्स द रूट, सब मिला कितने रूट, 6 रूट। हाँ उसमें कुछ डिम्ड वाले हैं और कुछ बाय एक्शन है। क्या है, बाय एक्शन है। जैसे तुम्हारा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम वो डीम्ड है, जो तुम्हारा वो स्टॉपल वाला है वो डीम्ड है, यही है ना। चलो आगे बढ़ें फिर, चलो जी अच्छा लगेगा तुम लोग को आगे बढ़ेंगे तो। चलो बताओ अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोल ही नहीं रहा कोई, नहीं सब नहीं बोला, 3 बार नहीं बोलते। चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक कंपनी का मेंबर कौन कौन लोग बन सकते हैं, है ना। तो रुको अभी तुम लोग बुक करो बंद, बुक बंद कर दिया। एक बुक दे देना यार, पतला वाला कोई बुक देना, एक बुक दे देना। नहीं नहीं भारी वाला मत दो ना, भारी वाला दो तो मैं उधर गिर जाऊंगा। अच्छा तुम लोग के बुक को हल्का बनाने का भी कुछ विचार हम लोगों ने किया है, क्योंकि मैं सुना हूं बहुत सारे बच्चे ना बुक को कटवा रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट में बनवा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमने कुछ विचार किया है। और देखो आने वाले समय में जो नई बुक्स आएंगी वो नए फॉर्मेट पे आएंगी। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, तुम लोग आंसर देते जाना, ठीक है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है। रुक जाओ क्वेश्चन रिपीट करने दो, बहुत बच्चा एक बार में नहीं सुन पाता है। क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है, पहले क्वेश्चन रिपीट तुम करो, अब आंसर बोलो। कितने लोग बोलते हैं हाँ, ठीक है। 1-2 बच्चा तो क्लास में कृष्ण भगवान का अवतार है,
मुझे लगा चक्र आएगा और सबसे पहले मुझे उड़ाएगा, है ना, कंस मामा बोल के। ठीक है, ये हाथ ऐसे उठाया सीधा। अभी जन्माष्टमी निकला है ना, तो ऊपर से अभी असर गया नहीं है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हम सबों में भगवान है, मालूम है ना। यस, चलिए सुनिए, कितने लोग बोले नहीं, जो अकेला चला वही देश जीता है? कितने लोग बोल रहे नहीं, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती? कितने लोग बोल रहे हैं जो अकेला चला वही देश जीता है? कहा जाल फेंक रहे हैं आप? हाँ मिला एक। अब इसी से बात कर लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर नहीं बनती तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी कैसे बन रही है? टेक ओवर कैसे हो रहा है? मर्जर एंड अमलगमेशन कैसे हो रहा है? आप बताओ ना। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूं, एक्चुअली मैं सब कुछ सुना रहा हूं, तो मुझे लगता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। एकदम आराम से एक कंपनी दूसरे कंपनी की क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन है, इस लाइन का एक, रुक जाओ, इस लाइन का एक क्या है? एक्सेप्शन है। तो चलो पहले मैं प्यार से धीरे धीरे तुम लोग को सब कुछ बताता हूं, उसके बाद इस सब पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले नॉर्मल, क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है? अरे बोलो एकदम पूरा अच्छे से, यस 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 यस, होता ही है। अब यही कंपनी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेती है, तभी तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनता है। 20% शेयर्स खरीद ले तो एसोसिएट का बनता है, 100% खरीद ले तो होली ओन सब्सिडरी का बनता है। तो भाई तो होता ही है ना यार। ऐसे ही टेक ओवर होता है। टेक ओवर एक कंपनी दूसरे कंपनी का टेक ओवर कैसे करती है? उसका शेयर खरीद लेती है। तो शेयर खरीदने का मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर बने, शेयर होल्डर के बाद क्या बनोगे? मेंबर बनोगे। तो आराम से कंपनी दूसरे कंपनी की क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है। पर उस लाइन का एक एक्सेप्शन है, इधर देख लो, सब्सिडियरी कंपनी कभी भी अपने होल्डिंग कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती। सब्सिडियरी कंपनी कभी भी अपने होल्डिंग कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती। उसका कारण है, कारण यह है, होल्डिंग कंपनी पिताजी की तरह होती है और सब्सिडियरी कंपनी बच्चे की तरह। ये ना, आप बताओ, पिताजी बच्चे को कंट्रोल करे ये समझ में आता है, लेकिन बच्चा भी पिताजी को कंट्रोल करने लगे तो मुश्किल ही हो जाएगा। बताओ तो सब्सिडियरी बड़ा है क्या होल्डिंग? तो होल्डिंग ने दूसरे को सब्सिडियरी बनाया। इधर देखो, इधर देखो, एकदम शांत, इधर देखना। मैं कंपनी हूं और ये भी एक कंपनी है, क्या नाम है आपका? अंशिका। ठीक है, मैंने अंशिका लिमिटेड का 60% शेयर्स खरीद लिया, तो ये मेरी सब्सिडियरी बन गई। अब मैं इसका होल्डिंग बन गया। उसी 60% शेयर्स के दम पे मैं इसको कंट्रोल करता हूं, क्योंकि इस कंपनी का 60% शेयर्स मेरे हाथ में है, तो मैं जैसा चाहता हूं वैसा डिसीजन वहां होता है। अरे जब भी उसके यहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता होगा तो मैं 60% वोट जिधर रखूंगा वही तो डिसीजन होगा। मैं हाँ में रखूंगा तो हाँ होगा, ना होगा तो ना होगा। और एसआर भी मेरे बिना पास नहीं कर सकती कभी जिंदगी में ये। तो इसका मतलब इस कंपनी पर पूरा कंट्रोल मेरा है। लेकिन एक बात है, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि मेरी सब्सिडरी है। अब मालूम चला सब्सिडरी भी चुपके से मेरा शेयर खरीद रही है ना। और एक समय ऐसा आया ये भी मेरा 60% शेयर ले ली। अब बताइए ये मैनेजमेंट बड़ा खराब हो जाएगा। जैसे मैं डिसीजन ले रहा हूं और उधर से वो अपना डिसीजन दे दे, तुम ऐसा डिसीजन नहीं लोगे। अब बताओ तो क्लैश नहीं हो जाएगा? पहले बताइए आप। एक बड़ा एक छोटा रहे तो समझ में आता है, रिलेशन चलता है, लेकिन दोनों बराबरी पर आ जाए तो क्लैश नहीं होता है। होता है कि नहीं होता? पहले बताइए आप, है ना। ये मैं माता पिता वाली बात पे बोल रहा हूं। हाँ, कुछ लोग इसलिए हम अपनी बीबी को नहीं पढ़ाएंगे, है ना। वो जो एसडीएम कौन बोला, मौर्य वाला कोई केस था, कौन सा केस था? ज्योति मौर्य वाला केस। उसके बाद तो बहुत सारे बच्चे मैं क्लास में देख रहा हूँ कि ना पढ़े लिखे से तो शादी करना ही नहीं है कि नहीं? सीधा गांव की तरफ रुख कर रहे हैं सारे बच्चे, हैं। चलो खैर जो भी है। अरे इधर देखो, और लड़कियां भी बहुत चालाक हैं। अपने आप का क्वालिफिकेशन रहेगी सीएस, क्या बताएगी? नहीं अभी तो मैं 10th में ही हूँ, शादी करने के बाद तो क्या समझता है ना, है कि नहीं? तो आजकल बड़ा चालाकी चल रहा है हर जगह। खैर देखिए, इधर देखिए, तो आप समझ रहे हो मैंने क्या बताया? ये मतलब होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल करे समझ में आता है, पर सब्सिडरी भी होल्डिंग को कंट्रोल करने लगी। गलत बात है कि नहीं गलत बात है? पहले बताइए। मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए इन्होंने बोला कि सब्सिडरी कंपनी कभी होल्डिंग कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकती है। याद रहेगा। चलो अभी तक मैंने 2 लाइन बताया, 2 लाइन को रिपीट करो अभी मैं, और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। सुनिए, ध्यान से सुनो। पहले जनरल रूल बोलो, क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है? यस। इसका एक्सेप्शन बोलो।
बोल दिया। अब इसका भी एक्सेप्शन बोलने जा रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अब वो सिचुएशन बताऊंगा जहां अलाउड हो जाएगा कि सब्सिडरी किसका शेयर ले ले, होल्डिंग का ले ले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले पहले 2 लाइन तुम अभी तक पढ़े हो, पहले जनरल रूल बोलो। एक फिर सब्सिडरी, एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मेंबर बन सकती है। इसका एक्सेप्शन बोलो। सब्सिडरी अपने होल्डिंग का शेयर नहीं खरीद सकती। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, इस लाइन का भी एक्सेप्शन। तो अब क्या बताने जा रहा हूं कि सब्सिडरी होल्डिंग का शेयर खरीद लेगी और अलाउड हो जाएगा। और ये 3 ही सिचुएशन है। कितने सिचुएशन है? बस 3। पहला देखो, पढ़ो। पढ़ लिया? नहीं समझा? पढ़ो, देखो। सब्सिडरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड मेंबर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। इधर देखिए, एक कंपनी है एच लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? होल्डिंग। ये कौन सी कंपनी है? एस लिमिटेड, ये हो गई सब्सिडरी। जनरल रूल क्या है? सब्सिडरी होल्डिंग का शेयर नहीं खरीद सकती। अच्छा, होल्डिंग कंपनी का एक मेंबर था, मान लो होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर होगा, जैसे मान लो इसका मेंबर का नाम था मिस्टर राम, और इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका शेयर ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट किसको होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसमिट होगा। तो जब इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढा गया तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव निकला कौन? एस लिमिटेड। तो इसका मतलब मिस्टर राम का शेयर किसको पहुंचेगा? अब एस लिमिटेड को। इसका मतलब एस लिमिटेड के पास एच लिमिटेड का शेयर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा यार। अरे राम के पास किसका शेयर था? एच लिमिटेड का। राम जी मर गए मान लीजिए, तो उसका शेयर किसको चला गया? एस लिमिटेड को चला गया। क्या? एज ट्रांसमिट हो गए। क्या हो गए? ट्रांसमिट हो गए। तो अब एस लिमिटेड के पास वो शेयर है, और एस लिमिटेड के पास किसका शेयर है? एच लिमिटेड का शेयर नहीं हो गया? हो गया ना। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या यहां पे ऑब्जेक्टिव एस लिमिटेड का था कि वो एच लिमिटेड का कंट्रोल अक्वायर करना चाहता है, या ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया? तो ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटेंशन मैलाफाइड नहीं है, इंटेंशन कोई कंट्रोल लेने का नहीं है। ये एस लिमिटेड के इनिशिएटिव पे हुआ ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक हो गया है। ये तो क्या हो गया है? ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक हुआ ना। एस लिमिटेड ने कुछ किया? पहले मुझे ये बताइए आप, क्या एस लिमिटेड ने एच को कंट्रोल करने का कोई सपना देखा है, या उसने कोई एक्शन किया है क्या कि ऑटोमेटिक हो गया ही? अब ऑटोमेटिक हो गया तो होके रहेगा ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा में बस यही, बस यहां पर क्या था, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था। इस बार कौन है देखो तो? इस बार ट्रस्टी है। मतलब एच लिमिटेड का कोई शेयर होल्डर है, और उस शेयर होल्डर का ट्रस्टी कौन है? एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड के किसी शेयर होल्डर का सारा एसेट किसके पास होगा? उसके ट्रस्टी के पास होगा। तो इसका मतलब एस लिमिटेड के पास शेयर है एच लिमिटेड का, पर इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी ओनली, इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी ओनली। तो ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरा देखो, इसको अच्छे से पढ़ना, सब पे केस बना के आएगा एग्जाम में। पढ़ लिया? चलो इधर देखो, पढ़ लिया? आओ भाई इधर देखिएगा। देखो, एक कंपनी है एच लिमिटेड, और एक कंपनी है एस लिमिटेड, ठीक है जी। अभी तक इन दोनों में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन नहीं है। एस लिमिटेड ने इसका 15% शेयर ले लिया, ठीक है, 14 फरवरी को। 14 फरवरी 2023 ऐतिहासिक दिन था, बैगन टंग दे के दिन। एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को अपना बनाना चाहा, पर 15% से तो कुछ होने वाला नहीं है, और एच लिमिटेड ज़्यादा अमीर कंपनी थी। कहा अच्छा तू मेरा 15% लेगा, 75% ले लूँगा। कितना ले लूँगा? 75% शेयर्स ले लिया। 25 फरवरी को आईसीआईसीआई का रिजल्ट था उससे। अच्छा एक बात बताइए, इस दोनों में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन कब बना? बोल ही नहीं रहा कोई। 25 फरवरी को बना होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन। कैसे? 75% तो भाई 50% से ज्यादा है ना। आज जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का कितना परसेंट शेयर ले ले, 50% से ज्यादा, तो जो लेता है वो होल्डिंग, जिसका लिया जाता है वो सब्सिडरी। 15% पे तो होल्डिंग सब्सिडरी बनता नहीं है। तो एक बात बताओ, अब होल्डिंग सब्सिडरी बन गया है लोग 25 फरवरी को। 25 फरवरी के बाद अब एस लिमिटेड नहीं ले पाएगा होल्डिंग का शेयर। अब तो नहीं ले पाएगा ना। अरे अब तो नहीं ले पाएगा ना यार, अब तो नहीं ले पाएगा। लेकिन जो पहले शेयर ले रखा है उसका क्या होगा? क्या वो शेयर वापस होगा, या फाड़ के फेंका जाएगा, या वो रहने दिया जाएगा?
बोलो, वो रहने दिया जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना हो इसलिए उन शेयर्स पे वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाएगा। कंट्रोल किससे कोई किसी को करता है बताओ? वोटिंग राइट से ना। डिविडेंड मिलता रहेगा इस 15% शेयर पे, एस लिमिटेड को क्या मिलता रहेगा? डिविडेंड मिलता रहेगा, लेकिन वोटिंग राइट अब नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट कब तक नहीं मिलेगा? जब तक होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बना हुआ है। अच्छा, जिस दिन होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन खत्म हो गया तो वापस वोटिंग राइट शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी ने, एच लिमिटेड ने 75% में से 40% शेयर बेच दिया, तो 40% शेयर बेच दोगे तो 35% होल्डिंग रह जाएगा। होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन खत्म, तो जब होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन खत्म तो रेस्ट्रिक्शन खत्म, तो क्या इस 15% पे वापस वोटिंग राइट आ जाएगा फिर? यस। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं, सुन लेना। होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनने से पहले सब्सिडी ने होल्डिंग का कुछ शेयर्स लिया हुआ था, तो वो शेयर्स कंटिन्यू रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाएगा। क्या सस्पेंड हो जाएगा? वोटिंग राइट। बाकी डिविडेंड राइट है, जो राइट है वो सब मिलते रहेंगे। क्लियर है जी? और सुनो, हाँ, लेकिन ये वोटिंग राइट तब तक सस्पेंडेड रहेगा जब तक कि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन है। होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन खत्म, वोटिंग राइट फिर से वापस एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे पूरा समझ में आ गया अच्छे से, मैं एक बार पूरा कहानी बोलता हूं, ठीक है जी? अगर ये चार्ट तुम्हारे बुक में है तो ये देखो, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और 1 में जनरल रूल तो लिख सकते हैं ना कि एक कंपनी दूसरे कंपनी का आराम से क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है। नहीं बन सकती है? एक कंपनी दूसरे कंपनी का आराम से क्या बन सकती है? मेंबर बन सकती है। दिख रहा है तुम लोग को? तो देखो, प्रोपोजिशन नंबर 1 क्या हुआ? अ कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। क्लियर है जी? उसका एक्सेप्शन कौन? Subsidiary company cannot become member of its holding company. लेकिन in the following 3 situation, even the subsidiary can also hold the shares of holding company. The first is legal representative के कैपेसिटी में, सेकेंड ट्रस्टी के कैपेसिटी में, और थर्ड अगर उसने पहले से ही शेयर होल्ड किया हुआ है तो वो कंटिन्यू करने दिया जाएगा, बशर्ते आपका वोटिंग राइट अब सस्पेंडेड रहेगा तब तक जब तक कि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन चालू है। मुझे लगता है खूब अच्छे से तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, सेकेंड वाला क्या? सब्सिडरी कंपनी ट्रस्टी है होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर की, और ट्रस्टी इंडियन ट्रस्ट एक्ट नहीं पढ़े हो अभी? जब पढ़ोगे तो जानोगे, जो ट्रस्टी होता है उन्हीं के पास सारी ट्रस्ट प्रॉपर्टी रहती है, तो उस मेंबर का शेयर किसके पास होगा? ट्रस्टी के पास। ट्रस्टी कौन है? एस लिमिटेड। तो इसका मतलब एस लिमिटेड के पास एच लिमिटेड का शेयर है, लेकिन इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी, इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी। तो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, चलेगा। इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी है, चलेगा। पहले वाले शेयर्स चलेंगे। ये मतलब हुआ ना? अरे यही 3 मतलब हुआ ना? चलो, हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे हो? हाँ, मर्जर में क्या होता है? अब मर्जर का बेसिक चीज ही भूल गए आप। मर्जर जब वर्ड होता है तो एक कंपनी मर जाती है, दोनों कंटिन्यू कहाँ करती है तब? तो एक ही हुआ ना, ये पूरा प्रोपोजिशन बनेगा ही नहीं ना फिर होल्डिंग सब्सिडरी का। हाँ जी, और क्या पूछ रहा था बच्चा? पूछो। दो कंपनी, दो कंपनी एक दूसरे का एसोसिएट, उसने भी उसका 20% लिया, इसने भी 20। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्या फर्क पड़ता है उससे? एसोसिएट का तो कोई मतलब ही नहीं, बोलने के लिए है। पूरे कंपनी लॉ में कहीं एसोसिएट का देखे होगे खास इज्जत? कोई मतलब ही नहीं है, बोलने के लिए एक है। चलिए, हटाऊं क्या? ये सारी कहानी होल्डिंग सब्सिडी पे। होल्डिंग सब्सिडी कब स्टार्ट होता है? 50% से ज्यादा। हटा रहा हूं, चलिए 1 सेकेंड है। हाँ, यस, क्योंकि 20% में तो कुछ होता ही नहीं। चलिए, मुझे लगता है मैंने यहां तक पढ़ा दिया है तुम्हारा। रुक जाना अच्छे से। अब इसको टिक लगाना चाहोगे? ये था जनरल रूल, यहां तक हो गया लिखा? अच्छा, मैं बुक देता हूं, कुछ देर में देता हूं। तुम्हारे बुक में मैं ही लिख देता हूं। एक तो तुम लोग का बुक इतना भारी भरकम, टीचर कौन है भाई जो इतना भारी बुक दिया तुम लोग को? अच्छा, मैं ही हूं। ओहो, जनरल रूल यहां तक हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 19 देखो तो, ये एक्सेप्शन हो गया। अरे बोलो ना यार, ये हो गया एक्सेप्शन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तुम्हारा दूसरा। ऐसे ही पहले से तो लिखी भी है बच्ची है, एक्सेप्शन। अच्छा, तीसरा एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, बोल ही नहीं रहा कोई। तो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन इंक्लूजन ही तो बनता है, ये समझ में आया? अरे एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या बनता है? इंक्लूजन ही तो बनता है। क्लियर है?
तो सब कुछ लिख लिया अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख? चलो एक क्वेश्चन है एनकेजे क्लासरूम प्रैक्टिस पे, जरा इसको करो तो। दिसंबर 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। क्या जितने मार्क्स का उससे ज्यादा तो लाइन लिखा हुआ है? जरा पढ़ो तो। हाँ भाइयों उनकी बहनों एक लाइन सुन लीजिए, सीएस के कंपनी लॉ के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता व्हाट इज सब्सिडी व्हाट इज होल्डिंग, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। दिमाग लगा के इस्तेमाल करके आपको आंसर लिखना होता है। दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। एबीसी लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड का कितना शेयर रखे हुआ है? तो यहां के हिसाब से एबीसी हो गया होल्डिंग और डीईएफ हो गया सब्सिडियरी, इतना तो समझ में आ गया। एंड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डीईएफ लिमिटेड, वो तो होना ही है, तो ये होल्डिंग हमेशा कंट्रोल करता है किसको? सब्सिडियरी। एबीसी लिमिटेड गोज फॉर पब्लिक इशू फॉर रेजिंग फर्दर शेयर कैपिटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड अलॉट 10% ऑफ इशू टू डीईएफ लिमिटेड। अब ये तो अजीब बात हो गया। आपको मालूम होगा कि होल्डिंग का शेयर सब्सिडियरी को मिल नहीं सकता, लेकिन यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना शेयर दे दिया? 10% शेयर दे दिया, अपने सब्सिडियरी को ही दे दिया। तो जनरल रूल सेक्शन 19 था ऊपर, इसका तो कॉन्ट्रावेंशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को शेयर नहीं दे सकती ना यार। देखो इन लोगों का हालत देखो, अरे यही हुआ ना। आइए, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, आप बताइए ये वैलिड है कि नहीं है? पहले बताइए, यहां तक एक क्वेश्चन है, क्या यहां तक ये सेक्शन 19 लग जाएगा? और इसका आंसर कैसे लिखते हैं पहले बताइए। आपको फिर वही करना, रुकिए। पहले जनरल रूल, अ कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, फिर उसका एक्सेप्शन, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 19 subsidiary company cannot be allotted the shares of holding company. And in this case, board of directors of holding company had allotted 10% shares to subsidiary, which as per section number 19 is not valid. यही हुआ, ऐसे ही ना आंसर होगा भाई। अब सुनिएगा, अब लेकिन आगे और बढ़ रहा है, अभी आगे बढ़ रहा है। DEF Limited holds certain number of shares as legal representative of deceased member of ABC Limited and has a right to vote at the general meeting of ABC Limited in respect of such shareholding. Will this right be affected by the issue of 10%? ये अलग क्वेश्चन है, ये यहां से अलग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसके अंदर इन्होंने दिया है। एक जानते हो, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है अपने दूसरे पैराग्राफ से, और तीसरा क्वेश्चन पूछा है, मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्शन का एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन कौन है? आपको याद होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, अगर डिजीज्ड मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर है तो वो शेयर चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें वोटिंग राइट भी मिलता है। आपको याद होगा, वोटिंग राइट मैंने थर्ड वाले में रोका था, फर्स्ट और सेकंड वाले में नहीं रोका था, क्योंकि फर्स्ट में भी आप अपने मर्जी से वोट नहीं कर रहे हैं, वो आदमी जो मर चुका है उसके बिहाफ पे वोट कर रहे हैं। और ट्रस्टी में भी, ट्रस्टी कभी अपने बिहाफ पे कुछ नहीं करता है, वो हमेशा ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के बिहाफ पे करता है। तो क्या फर्स्ट और सेकंड में क्या सब्सिडियरी का अपना शेयर है या किसी और का है? तो वोटिंग राइट मिलेगा ना भाई। तो फिर इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ पहले। ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन में ए पॉइंट है, नहीं समझ में आया यार, ये वाला नहीं है। तो पहले जनरल रूल, फिर एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, और फिर इसी को पकड़ के तुमको आंसर को कंक्लूड कर देना कि ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब मैं पढ़ा रहा था तो कितना आसान लग रहा था, आज जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। और सुनिए, आज का दिन याद रखना, जिंदगी भर याद रहेगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो तुमको मैं याद आऊंगा कि सर ने बोला था ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। जो बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो आराम से आंसर कर जाएगा। 90% बच्चा सीएस के एग्जामिनेशन हॉल से जब निकलता है कंपनी लॉ का एग्जाम देके, तो बोलता हुआ क्या रहता, तुम भी ये बोलो, लेंदी था, लेंदी था, क्या था? लेंदी, है ना। केस लॉ आ गया, केस लॉ आ गया। केस लॉ है कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, और केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता। सारा आंसर तो खुद ही लिख दिया है, नहीं समझ में आया। अरे सारे कंडीशन तो यही लिख दिया भाई। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन क्या होता मालूम है? क्या ना कंपनी बिकम मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, उसमें जनरल रूल भी लिखो, एक्सेप्शन सेक्शन 19 भी लिखो, और एबीसी तीनों लिखो। ये तो उल्टा याद दिला रहा है तुम्हें, कुछ बात तो खुद ही लिख के याद दिला दिया है। नहीं याद दिला दिया है, पहले बताइए। अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा देगा? जो रटा हुआ होगा या जो समझा हुआ होगा? समझा हुआ वाला भी आंसर कर जाएगा, लेकिन सेक्शन नंबर तो यार रटना पड़ेगा ना, 19 तो रटा हुआ होना चाहिए। अब बताइए, अभी तुमको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया,
और तुरंत एक क्वेश्चन करवाया। बताइए क्वेश्चन कितना आसान लगा? आसान इसलिए लगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट याद था। मेरा मानना है ऐसे क्वेश्चन और आसान होते हैं क्योंकि आधा चीज तो खुद ही लिख देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताओ। तो अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा आएगा और उसका आंसर कैसे करना है। पहले तो 99% बच्चा सीएस के एग्जाम में गलती क्या करेगा, वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन 1 है कि 2 है, तो इसका आंसर कितने बार होगा? 2 बार होगा। समझे? अगर ये 4 मार्क्स का है तो पहला क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क्स का है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क्स का है। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, दोनों को पकड़ के मर्ज कर देगा। आपको 2 पैराग्राफ में आंसर करना था, कितने में? 2। पहला आंसर इतना हो गया, फिर 2 लाइन छोड़ के फिर इतना आंसर हो गया। क्लियर क्लियर दिखेगा, दोनों पे 2-2 मार्क्स बैठा के 4 मार्क्स दे देगा। समझे? अब जो तुम लोग चिल्लाते नहीं राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस, यही तो था राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है भाई? यही तो है। क्लियर है? आज कितने बच्चे इसको फिर से लिख के देखेंगे घर पे? आज इसको लिख के देखेगा प्लीज, ये होमवर्क है आपके लिए। लिखो HW। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ा लिखा बच्चा तो कर जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बशर्ते एक ही बस दिक्कत है आप लोग के साथ कि इतनी चीजें याद कैसी रहेंगी। उसका एक ही आंसर है, रिवीजन। क्या है? रिवीजन। मैं भी तो इतना ही कुछ पढ़ के CS बनाऊं, और इस बार भी जो बच्चे पास हुए हैं यही सब पढ़ के तो पास हुए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो हटाऊं क्या? हाँ पूछो, क्या पूछो? नहीं वो तो इनवैलिड है, वो अलॉटमेंट बाद में नल एंड वॉइड हो जाएगा। अरे सेक्शन 19 का कॉन्ट्रावेंशन करके अलॉटमेंट करोगे, वो वैलिड रहेगा कि नल एंड वॉइड हो जाएगा? वो अलॉटमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, शेयर्स खत्म हो जाएंगे वो। क्लियर है? चलो शांत हो जाओ। बात क्यों करते हो भाई? जिससे बात कर रहे हो कंपनी सेक्रेटरी थोड़ी है, वो तो कंपनी सेक्रेटरी बनने वाला गलत आंसर बता रहा होगा। चलिए अब मैं तुम लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। अरे मत देखो, बुक 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 बंद, बुक बंद। अब जितनी भी चीजें पूछ रहा हूं उसका आंसर आंखों से नहीं, दिमाग से देना है। कहां से देना है? दिमाग से। का यही तो नहीं है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। पार्टनरशिप फॉर्म किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है? पहले क्वेश्चन रिपीट करो, आंसर करो। कितने लोग यस सर बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं और मैं बोलता हूं हैंड रेज करो, तो इधर उधर क्या देखते हो? जब भी मैं बोलूंगा हैंड रेज करने के लिए, कोई हाथ नहीं उठाया। आज सब हाथ उठा। दूसरों के मन से चलोगे? पढ़ाई दुनिया का सबसे पर्सनल चीज होता है, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। इधर देखिए, कितने बच्चे बोल रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी की मेंबर बन सकती है? हाँ। कितने लोग बोल रहे हैं ना? ना ना क्यों ना? अरे बाप, तुम लोग को सेक्शन 8 कंपनी जब पढ़ा रहा था तो बताया था। याद रखिए, पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होता नहीं है, और रजिस्टर ऑफ मेंबर पे कभी भी ऐसे को नहीं चढ़ाया जाता है जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी ना हो। रजिस्टर ऑफ मेंबर पे सिर्फ उन्हीं का नाम चढ़ता है जिसकी खुद की अलग पहचान हो। तो याद रखना, पार्टनरशिप फर्म कभी कंपनी के मेंबर नहीं बन सकता है। उसका एक ही एक्सेप्शन है, सेक्शन 8 कंपनी तुम लोग को बताया था। सेक्शन 8 कंपनी में तो बना लो मेंबर, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी वो दान देने ही आया है, लेने थोड़ी कुछ आया है कि नहीं? तो जरा देखो तो दूसरा वाला पढ़ के देखो तो ये लिखा हुआ है, 2 लाइन का है बस। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, आगे देखने वाले सावधान। फॉरेनर, फॉरेनर बन सकता है किसी कंपनी का मेंबर? जैसे शकीरा है ना, वेनेवर करते हुए आई है, अब बोल रही है ना वो यहाँ की किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहती है, शेयर होल्डर बनना चाहती है, तो क्या बन सकती है? कोलंबियन है मान लीजिए वो, तो बन सकती है। कितने लोग बोले फॉरेनर बन सकता है? अच्छा उल्टा, कितने लोग बोले फॉरेनर नहीं बन पाएगा? ये क्यों दुखी है, क्या हो गया? बैठो बैठो। याद रखिए, आंसर इज आराम से, फॉरेनर कैन बिकम द मेंबर। अगर फॉरेनर मेंबर ना बनता होता तो भारत में एफडीआई कैसे आ रहा है? और एफडीआई तो वही लोग दे रहे हैं जो बाहर के हैं, और बाहर के लोग कंपनी में पैसा लगा के तो एफडीआई दे रहे हैं। बस करना कुछ नहीं है, फेमा का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। किसका कंप्लाइंस करना पड़ेगा? फेमा। मॉड्यूल सेकंड में जब तुम फेमा पढ़ोगे तो तुम्हें माँ याद आ जाएगी, इतना टफ वो लॉ है। फेमा पर मेरे 5 चैप्टर्स हैं लगातार, ईसीआईपीएल में।
कहाँ है वो? ECIPL में जब फे माँ शुरू होता है तो बहुत लोगों को क्या याद आती है? माँ माँ करते हुए नजर आते हैं वो, है कि नहीं? तो फे माँ किस कौन से लॉ का कंप्लाइंस करना पड़ेगा उनको? फे माँ। RBI अप्रूवल लेना पड़ जाता है बहुत बार, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है, वो हम देखेंगे कहाँ? फे माँ में। चलिए अगला मैं तुमसे, बुक नहीं खोलो, बुक खोलने वाला बच्चा सब देखो, देख लिया हमने बुक खोली भी, देखो जल्दी जल्दी बुक बंद करो। देखो इधर सुनो, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो, इतना पैसा लगा के ऊंचा क्यों बैठा हूं कि तुम लोगों की कारगुजारियां मुझे दिख जाएं। कोई बच्चा तो पेन रखे हुआ, अभी उल्टा के देख लेंगे। चलिए अच्छा एक बात बताओ, जो गोलू है माइनर, क्या माइनर कंपनी का मेंबर बन सकता है? सोच लो, जल्दी बोलो, माइनर बन सकता है? माइनर, माइनर का मतलब गोलू, बोलो। द आंसर इज, आपको बोलो, तुम ही लोग बोल लो भाई। चलो एक बात बताइए, माइनर, अभी आपने देखा होगा जब भी हम शेयर्स लेते हैं या मेंबर बनते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? जनरली तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिम्ड वाले को छोड़ दो तो कॉन्ट्रैक्ट है वो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, याद होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट है, आई माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कैसे करोगे आप? तो माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। सुन लो इधर, सुनो एक्सेप्शन क्या है। अगर शेयर फुल्ली पेड अप हो, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है बताइए? क्या उस शेयर होल्डर की अब कोई लाइबिलिटी है? शेयर फुल्ली पेड अप है तो उसकी कोई लाइबिलिटी अब नहीं है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी है नहीं तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, कंपनी वैसे भी केस नहीं करने वाली है अब। अरे भाई इनकॉम्पिटेंट में कब दिक्कत होगा? जब तुम उसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे। लेकिन फुल्ली पेड अप है तो केस करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, कंपनी को इससे कुछ लेना नहीं, अब जो भी है देना ही है इसको। प्लस यहां पे वो अकेले अपने नाम से नहीं आया, गार्जियन के थ्रू आया। किसके थ्रू आया? गार्जियन के थ्रू आया, मतलब एक मेजर बीच में है, तो फिर तुम उसको शेयर दे दोगे? बोलो। तो याद रखना इसका एक ही एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? जल्दी बोलो। पहला फुल्ली पेड अप शेयर्स हो, और दूसरा क्या है? वो अपने नाम से शेयर लेने आया है या गार्जियन के थ्रू, तो अलाउड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा गार्जियन को कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन या नेचुरल गार्जियन? नेचुरल गार्जियन, माता पिता जो होते हैं, ठीक है। भूल गया, अच्छा कुछ देर में याद आएगा। चलिए अगला, अगला मैं बोल रहा हूं पौनी, तो पहले इन लोग को ना पानी नजर आ रहा है। पौनी होता क्या पहले तो ये बता दूं, बुक मत खोलो भाई, दिमाग लगाओ, इधर देखो। चलिए एक पहले सिखाता हूं, पॉनर पौनी होता क्या है। ये लो इधर देखो, पॉनर, पॉनर, और इधर कौन हो गया? पौनी। अब सुनिए इधर कौन है, इधर देखो। पोनर वो होता है जो डेटर होता है ना, जो बोरोवर होता है। क्या होता है? बोरोवर होता है, उसको बोलते हैं पोनर। और पोनी जो है वो होता है क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर, वो है लेंडर। समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो हो गया। इधर देखो, इधर देखो, मेरे तरफ देखो सब। कहा उतारने का मन कर रहा है, मुझे मालूम बहुत सारे बच्चों को उतारने का मन कर रहा होगा, मैं उतारने दूंगा, चिंता मत करो। इधर देखो मेरे तरफ, सुनिए। पोनी ने इसको क्या दिया होगा? लोन, लोन दिया होगा ना। और कौन सा लोन? सिक्योर्ड लोन। आपको याद होगा सिक्योर्ड लोन का मतलब इधर से सिक्योरिटी जाएगा, गिरवी, अरे जाएगा ना। सिक्योरिटी के तौर पे इधर से क्या दिया गया है? शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, दिया गया। अब एक बात बताइए, शेयर्स किसके पास है? पौनी के पास है। अब तो क्या पौनी को कंपनी का मेंबर माना जाएगा? क्योंकि शेयर्स तो उसी के पास है। क्या पौनी को माना जाएगा मेंबर कंपनी का, क्योंकि शेयर्स तो उसी के पास है अभी? याद रखिएगा, द आंसर इज, एक बात बताइए, क्या पोनी ने ये शेयर्स खरीदा है क्या, कि गिरवी के तौर पे मिला है? आज अगर पोनर पैसा वापस कर दे, लोन वापस कर दे, तो पोनी को वापस करना पड़ेगा ना। क्या बात करते हो यार? अच्छा कुछ बच्चे अब बोलेंगे, इधर देखिए, सर अगर पैसा वापस ना करे पोनर तो पोनर पैसा वापस नहीं करेगा तो अपने मन से, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सब सिखाया हुआ तुम लोगों को, आप फोरक्लोजर अपने मन से नहीं करा सकते, कोर्ट के थ्रू फोरक्लोजर होता है। आपको याद है फोरक्लोजर सब पढ़ाया था तुम लोग को, कोर्ट के थ्रू फोरक्लोजर होता है।
तो जब फोरक्लोजर हो जाएगा, जब इस शेयर्स के मालिक तुम हो जाओगे, तब तुम मेंबर माने जाओगे। लेकिन जब तक ये फोरक्लोजर हुआ नहीं है, तब तक तो पोनर ही कंपनी का क्या माना जाएगा? मेंबर माना जाएगा। पोनी मेंबर माना नहीं जाएगा, क्योंकि पोनी के पास जो शेयर्स आए हैं वो खरीदे नहीं गए हैं, वो गिरवी के तौर पे आए हैं, वो आज न कल वापस हो जाएगा। पोनी के पास सिर्फ पोजेशन का राइट है, टाइटल ओनरशिप नहीं है। याद रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो होगा स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिरवी। चलो अब उतारना तो उतार लो। ये है पेन। ये पेन नहीं चलेगा। चलो लिख लिया ये सब। तो पोनर पोनी समझ गए। चलो, एक पोनी का मतलब वो बाल वाला भी तो होता है, क्या बोलते हैं उसको? पोनी टेल। क्या होता है वो? चोटी, टिकी। जानते हो टिकी किसको कहते हैं? जब कोई बाल वाल हटा लेता है ना, तो एक छोटा सा छोड़ देता है, एज अ मार्क ऑफ रिलीजन, है ना। यहाँ दिल्ली में कम ही कल्चर देखता हूँ छोड़ने का, हम लोग यहाँ तो पूरा है, मोटा मोटा छोड़ दिया जाता है। देखे हो कभी? पंडित जी की तरह नहीं एक पीछे छोड़ते हैं, छोड़ना चाहिए। पॉनर पौनी, ये पोनी नहीं है, पौनी है। क्या है? पौनी। चलिए हटाऊं क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, इस चैप्टर को खत्म करना है अभी। हो गया? चलिए आगे। फॉर्म लिखाइए, फॉर्म। तो गार्जियन अपॉइंट होता है। ये तो तुम लोग ट्रांसमिशन में पढ़ाया हुआ है। ट्रांसमिशन में तो पढ़ाया है कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या निकल जाए, माइनर, तो इंतजार किया जाता 18 साल तक का, और उसके बाद 18 साल के बाद उससे पूछा जाता है तुम करना क्या है। चलो जी, अब आ जाते हैं आगे। अब तुम बुक खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पूछ रहा हूं, रिसीवर। रिसीवर, अब रिसीवर क्या होता है? इधर सुनो, इधर सुनो। ये वाइंडिंग अप के टाइम का है, लिखो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लिखा। आपको मालूम होगा जब किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, क्या होता है? वाइंडिंग अप, तो वहां पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, जो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचता है और सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ करता है। ठीक है? उसी तरीके से किसी शेयर होल्डर का, इधर देखिए आप, शेयर होल्डर का वाइंडिंग अप वर्ड तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे आप? इंसॉल्वेंसी। क्या बोलोगे? इंसॉल्वेंसी। तो वाइंडिंग अप ना लिख के तुम ना इंसॉल्वेंसी लिख दो। तो एक कंपनी के लिए वाइंडिंग अप वर्ड इस्तेमाल होता है, और शेयर होल्डर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इंसॉल्वेंसी। लिखा इंसॉल्वेंसी। सुनो, अगर कोई का आदमी, इधर देखो, कोई आदमी, सुनो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, अब किसी का एग्जाम्पल लेना ठीक नहीं है। मान लीजिए यहां एक कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, ये कंपनी का क्या है? शेयर होल्डर है। तो किसी कंपनी का इसके पास शेयर्स है, ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो जब ये इंसॉल्वेंट होगा तो एक रिसीवर अपॉइंट होगा। कौन अपॉइंट होगा? रिसीवर। रिसीवर कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट। कौन करता है? कोर्ट। तो मैं जाऊंगा और इस आदमी का सारा एसेट और लाइबिलिटीज अपने पास क्या कर लूंगा? ले लूंगा, टेक ओवर कर लूंगा। तो इसका शेयर भी मेरे पास आ जाएगा, और इसका शेयर भी तो मेरे पास आ जाएगा ना। इसके सारे एसेट्स आएंगे तो इसका शेयर भी तो मेरे पास आएगा। तो क्या उस शेयर्स के लिए मैं शेयर होल्डर अब माना जाऊंगा, रिसीवर माना जाएगा, शेयर होल्डर मेंबर? बताओ कि वही रहेगा। याद रखिएगा, सुनिए, सिर्फ रिसीवर अपॉइंट हो जाने से ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिसीवर के पास ही पोजीशन आता है, टाइटल तो उसी के पास रहेगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए इंसॉल्वेंसी का फाइनल डिसीजन आ गया, है ना, अब कोर्ट ने भी बोल दिया कि अब इसके सारे एसेट लायबिलिटीज ले लिए जाएं, और कौन लेगा? अब रिसीवर, और रिसीवर के नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएं। जब कोर्ट बोल देगा तब तब तो रिसीवर बन जाएगा क्या? मेंबर, शेयर होल्डर। लेकिन जब तक कोर्ट बोल ना दे
तब तक तो वो आदमी जो इंसॉल्वेंट हुआ है वही कंपनी का मेंबर माना जाएगा। पढ़ के देखिए तो ये लिखा हुआ, अनलेस से अलग हो गया। अरे अनलेस से देखा तुमने? अनलेस में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो माना जाएगा, लेकिन जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक तो वो जो मेंबर है वही मेंबर माना जाएगा, आपका रिसीवर मेंबर माना नहीं जाएगा। आगे बढ़े, फिर वही सेम कहानी, क्या हो गया, बैंकरप्ट का वही कहानी है। याद रखिएगा वो तब तक मेंबर है जब तक उसका नाम कहाँ है, रजिस्टर ऑफ मेंबर पे है, लेकिन जब उसका शेयर छीन लिया जाए तो और किसी और को दे दिया जाए तो जिसको दे दिया जाएगा फिर वो माना जाएगा। मतलब सिर्फ बैंकरप्सी होते ही तुम ये मत समझो कि तुम्हारी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। मेंबर तुम तब तक हो जब तक तुमसे शेयर छीन न लिया जाए। छीन न लिया जाएगा मतलब किसके तरफ से, कोर्ट की तरफ से। अरे बैंकरप्सी किसके सामने होता है, कोर्ट के सामने होता है ना। अगला हो ट्रेड यूनियन। बताइए ट्रेड यूनियन बन सकता है किसी कंपनी का मेंबर? यस, आप ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ेंगे, लेबर लॉ में शायद पढ़ते होंगे आप। है लेबर लॉ में ट्रेड यूनियन एक्ट है इस बार? नहीं है। अच्छा, ट्रेड यूनियन हमेशा क्या होता है मालूम है, वो हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होता है। ट्रेड यूनियन एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो क्या बन जाता है, अ बॉडी कॉर्पोरेट। फुल फॉर्म लिखो, बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट तो आराम से आपको मालूम होगा ना, किसी भी कंपनी का शेयर ले सकता है। ठीक है, चलिए एलएलपी बताओ, एलएलपी किसी कंपनी का शेयर ले सकता है? याद होगा पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो आराम से किसी भी कंपनी का क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकता पर एलएलपी बन सकता है, क्योंकि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है और पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगला, सेक्शन 8 कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद सकती है? बोलो। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल कंपनीज होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, क्या वो किसी और कंपनी का शेयर खरीद सकती है? याद रखिएगा, द आंसर इज यस, लेकिन तब जब उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस बात का पावर दिया जाए। क्योंकि आपको याद होगा वो बिजनेस नहीं कर सकते, आपको मालूम है ना, सेक्शन 8 कंपनी कभी बिजनेस नहीं करती है, वो हमेशा चैरिटी का काम करती है। तो चैरिटी करने के लिए अगर उसको किसी और कंपनी का शेयर खरीदना है तो वो चैरिटेबल पर्पस के लिए खरीद रहा होगा तभी होगा, अदरवाइज वो होगा नहीं। तो इसका मतलब सेक्शन 8 कंपनी का एमओए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमओए को पहले देखना पड़ेगा। अगर एमओए में ऑथराइजेशन होगा तो हो जाएगा, एमओए में ऑथराइजेशन नहीं है तो फिर होगा नहीं। याद रहेगा। तो चलो बताओ किसके किसके बारे में पढ़ लिए। पहला, कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, यस। दूसरा बोलो कौन है, दूसरा कौन था, पार्टनरशिप फर्म, नो। तीसरा, फॉरेनर, यस, फेमा। चौथा, माइनर, नो। एक्सेप्शन ये है फुल्ली पेड अप शेयर हो, नेचुरल गार्जियन हो तो हो सकता है ना। तो कंडीशन कितने हैं, 2। माइनर वाले में कंडीशन देखो ना, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या यहाँ से एक्सेप्शन हो गया, देखो तो, और यहाँ पर आ गया पहले फुल्ली पेड अप नंबर 1 और नेचुरल गार्जियन नंबर 2, ये एक्सेप्शन है। चलिए पौनी, पौनी कहां बन सकता है भाई, पौनी तो नो है ना, क्या बात कर रहे हो, बताए नहीं, पौनी कहां मेंबर बन सकता है, तो पौनी तो क्रेडिटर है ना। चलिए पौनी नो, रिसीवर तभी जब कोर्ट का ऑर्डर आए, बैंकरप्ट तभी जब उसका नाम रजिस्टर मेंबर पर से हटे उसके बाद, ट्रेड यूनियन यस, एलएलपी यस, सेक्शन 8 कंपनी यस, प्रोवाइडेड एमओए में उसका ऑथराइजेशन हो। चलिए आगे देखते हैं, अगला बोलो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है, इधर देखो पहले, 3 लोगों ने मिलके एक शेयर खरीदा है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों ने मिलके एक शेयर खरीदा है, एक शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या ऐसा हो सकता है 3 लोग मिलके एक शेयर खरीदें? अरे बोलो। तो इन्हीं तीनों को क्या बोलते हैं, जॉइंट शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं, जॉइंट मेंबर या जॉइंट शेयर होल्डर। ठीक है ना। तो ए बी सी तीनों ने मिलके क्या किया, 22, कितना शेयर, 1 शेयर ऑफ RIL। उतार लो इसको जो मैंने लिखा है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों ने मिलकर एक शेयर खरीदा है, तो मिस्टर ए बी सी क्या कहलाएंगे, जॉइंट शेयर होल्डर्स या जॉइंट मेंबर्स। ठीक है, अब मैं अभी बताऊंगा बहुत कुछ, पहले समझ में आ गया। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों ने पैसा मिला के
कि एक शेयर खरीदा है, मतलब शेयर एप्लीकेशन फॉर्म पे कितने लोगों का नाम था? 3 का। तो कंपनी के तो 3 मेंबर हो गए। अच्छा एक बात बताइए, जब कंपनी राइट्स देगी, जैसे डिविडेंड दे रही है, तो तीनों को देगी या किसी एक को देगी? कितने लोगों को लग रहा है किसी एक को देगी? तीनों कैसे देगी यार, क्या बात करते हो? शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड 10 रुपये आ रहा है, तो 10 रुपया किसी एक को ही देगी ना, तीनों कैसे दे देगी? तीनों को दे तो 30 रुपया नहीं हो जाएगा? तो किसी एक को देगी। किसको देगी? याद रखना, जिसका नाम सबसे पहले आएगा। राइट के लिए किसको मिलता है? फर्स्ट नेम। अब बोलोगे सर फर्स्ट नेम किसका होगा? वो तीनों आपस में विचार कर ले। ये किसको विचार करना है? ए बी सी को। याद रखना, ये कंपनी का काम नहीं है। जब वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो उसी में वो ज्वाइंट वाला में अगर टिक मारेंगे तो उनसे पूछा जाएगा नंबर 1 पे किसको रखना चाहते हो आप? तो जिसको वो नंबर 1 पे रखेंगे उसी को हम नंबर 1 समझेंगे, उसी को हम राइट्स देंगे। पर एक राइट ऐसा है जो तीनों को दिया जाएगा, वो ये है, सुनो यहां से, ये देखो, जो जनरल मीटिंग का नोटिस है वो तीनों को जाएगा, तीनों अटेंड भी कर सकते हैं, पर वोट कोई एक करेगा। फिर वोट वही करेगा जिसका पहला नाम है। तो क्या जनरल मीटिंग का नोटिस तीनों को भेज दोगे? यस। तीनों को बुलाओगे? यस। तीनों आएंगे, बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर लेकिन वोट की बात आएगी तब एक। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया, जब भी कंपनी में क्या होता है, ज्वाइंट शेयर होल्डर। क्या होता है? ज्वाइंट शेयर होल्डर। तो राइट्स मिलते हैं फर्स्ट नेम्ड को। किसको मिलते हैं? फर्स्ट नेम्ड। और फर्स्ट नेम कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर आपस में डिसाइड करेंगे, कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा लेकिन लाइबिलिटी की बात आएगी तो, जैसे कॉल नोटिस भेजना है, क्या भेजना है? कॉल नोटिस। तो किसी एक को भेजा जाएगा या तीनों को? तीनों को भेजा जाएगा। तो याद रखना, लाइबिलिटीज के लिए तो तीनों लाइबल हैं, राइट्स के लिए बस फर्स्ट नेम्ड होगा। क्या होगा? फर्स्ट नेम्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो एक बात और है। अच्छा मान लो ये शेयर अगर बेचा गया, इसको अलग कर दो, अगर ये शेयर बेचा गया, ये एक शेयर था ना, कितने कितने ओनर से? 3। तो क्या तीनों का साइन होगा एज ए ट्रांसफरर? शेयर ट्रांसफर डीड पे क्या तीनों का साइन होगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का मतलब शेयर ट्रांसफर डीड, जानते हो ना? तो याद रखना, तीनों का साइन होना चाहिए। तीनों का साइन होगा तभी वो शेयर ट्रांसफर होगा, अदरवाइज वो शेयर ट्रांसफर नहीं होगा। याद रहेगा। तो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स के बारे में 3 बातें बताई हैं, बोलो क्या क्या? एक राइट्स के बारे में बोला, बोलो राइट्स किसको मिलेगा? लेकिन जनरल मीटिंग का नोटिस वाला तीनों को, अटेंड करेगा तीनों, पार्टिसिपेट करेगा तीनों, पर अब वोट का बात आएगा तो फिर एक। लाइबिलिटीज, अच्छा शेयर ट्रांसफर होगा तो शेयर ट्रांसफर डीड पर ट्रांसफरर की जगह पे किसका साइन होगा? तभी वो ट्रांसफर होगा, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ओनर तो तीनों ही है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ